हाँ जी दोस्तों, अब आपने ये जो ट्रांजैक्शंस की लिस्ट लिखी, इसमें एक एक करके शुरू करते हैं। पहला फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस है, रूल नंबर 32(2)A एंड 32(2)B। क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली लिखा होगा कि आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है, इसलिए ये अच्छे से याद कर लीजिएगा कि 32(2)A में क्या लिखा है और 32(2)B में क्या लिखा है। राइट? हाँ जी। तो अब फिलहाल हेडिंग डालिए फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। मुझे ना बार बार ऐसा लग रहा है कि आपको पहले लॉजिक क्लियर है कि नहीं, ये एक बार कंफर्म हो जाना चाहिए। $100 आप लेकर जाएंगे किसी बैंक के पास या मनी चेंजर के पास, तो $100 के बदले जितने रुपए मिलेंगे आपको इंडियन रुपीस, उसमें से वो थोड़ा सा कमीशन भी तो काटेगा अपना। तो उस कमीशन की फुल वैल्यू पर जीएसटी नहीं लगता है। यहां पर जो अपना नियम ये लोग विशेष बता रहे हैं, उसके हिसाब से जो वैल्यू आएगी उस पर जीएसटी निकलेगा। राइट? चलिए, आप फॉरेन एक्सचेंज में सबसे पहले रूल नंबर 32(2)A एंड रूल नंबर 32(2)B। रूल नंबर 32(2)A एंड 32(2)B, ये हेडिंग डाल लेते हैं, फिर आराम से एक बार लिखना शुरू करते हैं। Whenever foreign exchange is transacted, some commission is charged by मनी चेंजर। है ना, नजर आ रहा है ना आपको? Whenever फॉरेन एक्सचेंज इज ट्रांजेक्टेड, जब भी आप फॉरेन एक्सचेंज का काम करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज चेंज करवाने जाएंगे, बदलवाने जाएंगे, सम कमीशन इज चार्ज बाय मनी चेंजर। दिस कमीशन becomes turnover of money changer. This commission becomes turnover of money changer and this is liable for GST। ये जो कमीशन है ये मनी चेंजर का टर्नओवर है। भाई $100 के बदले सपोज करिए 8,000 रुपए मिलने चाहिए, 80 रुपए का $1 मान लेते हैं। तो कस्टमर जो आप बैंक में गए, आपने डॉलर को एक्सचेंज करके 8,000 रुपए लेने चाहिए ना, वो 8,000 की जगह आपको दे रहा है 7,900। 100 रुपए उसने कमीशन काट लिया। तो बाकी तो उसकी इनकम नहीं है, लेकिन 100 रुपीज उसकी इनकम है। वो जो 100 रुपए उसने कमाए, वो 100 रुपए ही क्या है? टर्न ओवर, नेट सेल्स है उसकी, वो उस पर जीएसटी लगना चाहिए। दिस कमीशन बिकम्स टर्नओवर ऑफ मनी चेंजर एंड दिस इज लायबल फॉर जीएसटी। हाउएवर, जीएसटी डज नॉट अप्लाई ऑन दिस एक्चुअल कमीशन। GST does not apply on this actual commission, full stop. In fact, GST will apply on that value, GST will apply on that value which is calculated as per रूल नंबर 32(2)A एंड रूल नंबर 32(2)B। एज द केस में बी, जीएसटी उस वैल्यू पर लगेगा जो वैल्यू कैलकुलेट होगी इस रूल के मुताबिक। आप प्लीज मेरी बात समझिएगा, जरूरी नहीं हर बात बिल्कुल माइनर कैलकुलेशन करके ही आप समझेंगे।
भाई अगर अगर आप प्लीज समझिए कि आप $100 लेकर गए बदलवाने के लिए और $1 80 का है, तो 8,000 तो बने। आपने $100 का वो दिया करेंसी, तो आपको बदले में 8,000 मिलना चाहिए, लेकिन 8,000 नहीं मिला, ₹100 उसने काट लिया। 100 जो उसने काट लिया, दैट बिकेम द कमीशन इनकम ऑफ दैट मनी चेंजर। वो ₹100 उसका सेल प्राइस है, ₹100 उसकी सर्विस का चार्ज है, उस पर जीएसटी लगना चाहिए। सरकार कह रही है नहीं 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 नहीं, खबरदार, इस ₹100 पे जीएसटी मत लगाना। पूरे 8,000 पर तो जीएसटी इसलिए नहीं लग सकता, वो तो पैसों के बदले पैसा एक्सचेंज कर दिया, उसने को थोड़ी कमाई करी। लेकिन दोस्तों जो ₹100 उसने अपनी जेब में रखे, उसका तो जीएसटी लगना चाहिए ना। सरकार कह रही है उस 100 पे जीएसटी मत लगाओ। जीएसटी तो लगेगा, मैं थोड़ी माफ कर रही हूं। उस ₹100 पे नहीं लगेगा, उस रुपए पे लगेगा, उस वैल्यू पे लगेगा जो मैं बताऊंगी। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, इट मीन्स वैल्यू ऑफ सप्लाई shall not be the actual commission earned. Value of supply shall not be the actual commission earned. In fact, it shall be computed as follows. अब जो नीचे आप लिखने जा रहे हैं, प्लीज याद रखिएगा, जो आप नीचे लिखने जा रहे हैं वो रूल हो सकता है कि लिखते टाइम आपको मतलब दिल में ना बसे। हो सकता है आपको देखकर लगे ये रूल क्या है, पता नहीं क्या करना चाहते हैं, ये क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। अभी जब क्वेश्चन करेंगे आप, 3 सवाल हैं, 43, 54, 57। जब ये 3 क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा तो आपको पूरा एहसास हो जाएगा कि ये क्या कहना चाहते हैं। इट शैल बी कंप्यूटेड एज फॉलोज। सबसे पहले रूल नंबर 32 टू ए हम लिखेंगे, राइट। व्हेन मनी चेंजर लिखो ए, इन केस ऑफ परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, अगर फॉरेन करेंसी परचेज हो रही है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी आरबीआई रेफरेंस रेट माइनस बाइंग रेट इनटू यूनिट्स, राइट। अब ये फॉर्मूले में क्या चीज क्या है वो भी आपको तब समझ आएगी जब आप क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूले पहले लिख लीजिए, एक जगह सब लिस्ट बन जाएगी आपके पास, तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी। इन केस ऑफ सेल ऑफ फॉरेन करेंसी, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू सेलिंग रेट माइनस आरबीआई रेफरेंस रेट इनटू यूनिट, राइट। तीसरा कैटेगरी, अब आपने देखा कि पहले और दूसरे दोनों केस में रेफरेंस रेट से माइनस हो रहा है। रेफरेंस रेट माइनस बाइंग रेट और सेलिंग रेट माइनस रेफरेंस रेट। तो अगर रेफरेंस रेट क्वेश्चन में गिवन हो तो यहां रख देंगे, अगर रेफरेंस रेट क्वेश्चन में ना गिवन हो तो क्या होगा। इन केस आरबीआई रेफरेंस रेट is not available, in case RBI reference rate is not available, value of supply is equal to 1% of rupee value post conversion। भाई आप डॉलर लेकर गए थे,
चाहे डॉलर परचेज करे चाहे डॉलर सेल करे, डॉलर रुपयों में कन्वर्ट हुए ना, तो रुपयों में कन्वर्ट होकर जो वैल्यू बनी उसका 1% निकालो और उस पर जीएसटी लगाओ। डी, इफ neither of the currency exchange if neither of the currency exchanged is Indian rupee। पता आपको ये डी केस क्या है? जो एबीसी 3 केस आपने लिखे फॉर्मूले में, उसमें डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करा जा रहा है या रुपए को डॉलर में। डॉलर मतलब फॉरेन करेंसी, इट कैन बी स्टर्लिंग, इट कैन बी पाउंड, इट कैन बी फ्रैंक, इट कैन बी एनीथिंग। विदेशी मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी को रुपयों में कन्वर्ट करेंगे या रुपयों को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, तो दोनों ही केस में रुपया तो इन्वॉल्व है ना, एबीसी में वो आ जाएगा। लेकिन जो जानते हैं, जो आप डी लिख रहे हैं, इफ नाइदर ऑफ द करेंसी, जो फॉरेन एक्सचेंज रुपयों में कन्वर्ट हो रहा था, जो रुपया फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट हो रहा था, सोचो रुपए गायब हो जाए, डॉलर पाउंड में कन्वर्ट हो या पाउंड डॉलर में कन्वर्ट हो, मतलब जो करेंसी, जो दो करेंसी आपस में एक्सचेंज हो रही हैं, उनमें से कोई भी इंडियन रुपी ना हो, तो क्या होगा? इफ नाइदर ऑफ द करेंसी एक्सचेंज इज इंडियन रुपी, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? 1% ऑफ लेसर अमाउंट ऑफ वैल्यू इन इंडियन रुपी आफ्टर कन्वर्जन। आफ्टर कन्वर्जन, राइट? क्लियर हो गई बात? मतलब यहां पर कहने का यह है कि अगर $5000 देकर 3000 पाउंड मिलते हैं, तो $5000 को देकर जब 3000 पाउंड मिलते हैं, तो $5000 को भी रुपए में कन्वर्ट करो, 3000 पाउंड को भी रुपए में कन्वर्ट करो। दोनों में से जो कम बैठे उसका 1% निकालो और उस पर जीएसटी निकालो। अब अगर आप दिमाग में ये सोचेंगे कि ये क्वेश्चन के बिना समझ नहीं आएगा, तो आप सही सोच रहे हैं। बिना क्वेश्चन के ये समझ नहीं आने वाला। अभी आपका रोल इतना है कि आप इसे नोट करिए, अच्छे से लिखिए। अब देखिए, 4 केस आपने पढ़ लिए रूल नंबर 32 टू ए में, ये पूरा हो गया। ए, बी, सी और डी क्लियर हो गई जी बात? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखें एज पर रूल नंबर 32 टू बी। 32 टू बी, इसके मुताबिक क्या नियम है? पहले आप बताइए, एबीसीडी आपको समझ आया? रूल नंबर 32 बी क्या कहते हैं? इसको स्लैब सिस्टम भी बोलते हैं। स्लैब सिस्टम। अगर 1 लाख रुपए तक का एक्सचेंज हो रहा है, अगर 1 लाख रुपए तक का एक्सचेंज हो रहा है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? 1% ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज और ₹250, विच एवर इज हायर। जितनी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज हुई उसका 1% या ₹250, दोनों में से जो भी हायर हो, राइट? अगर जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो 1 लाख रुपए से ज्यादा हैं, बट अप टू ₹10 लाख हैं, अप टू ₹10 लाख, तो क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी ₹1000 प्लस 0.5% of foreign currency in excess of
1 लाख। सपोज करिए 7 लाख रुपए का एक्सचेंज हुआ, तो 1 लाख रुपए पर तो 1,000 लग गया, प्लस जो 6 लाख होगा उस पर 0.5%। अभी क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। थर्ड देखिए, मोर देन ₹10 लाख, अगर 10 लाख रुपए से ऊपर का कन्वर्जन है तो क्या होगा? देखिए 10 लाख रुपए से ऊपर का कन्वर्जन है तो ₹5500 प्लस 0.1% ऑफ फॉरेन करेंसी above ₹10 लाख और ₹60,000 विच एवर इज हायर, दोनों में से जो ज्यादा हो। अब आप ध्यान से देख लीजिए कि ये स्लैब देखने से आपको हो सकता है कुछ समझ ना आए, लेकिन दोस्तों आपके पास्ट एग्जाम में, मेरी किताब में, इंस्टीट्यूट की किताब में जहां जहां जो जो क्वेश्चन हो सकता है, धीरे धीरे मैं सब आपको करवाऊंगा। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मेरे इस फॉर्मूले की लिस्ट से सॉल्व ना हो सके। हो सकता है इनमें से कोई फॉर्मूला आज यूज ना हो, तो आपको लगेगा फिर इसे क्यों लिखा, अरे कल को कोई अचानक से सवाल आ गया तो हम कर तो पाएंगे। कितनी भी वैरायटी के क्वेश्चन हो, जो जहां से क्वेश्चन आएगा वो हम करेंगे। अब इस पर हमें क्वेश्चन करना है 43, 54, 57। तो हम उल्टा चलेंगे, पहले 57 कराऊंगा, फिर 54 और फिर 43। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 57 पर आ जाइए आप लोग। फिफ्टी सेवन, सबसे पहले तो ये 57 है, इसके आगे का ये 6 उड़ा दीजिए। ठीक है, अब पढ़िए। ऑन 25 जुलाई 2018 मिस्टर अतुल लोकेटेड इन चेन्नई कन्वर्टेड $100 इनटू INR। इन्होंने क्या करा, $100 को कन्वर्ट करा इन्होंने। एक्चुअल में एक्सचेंज रेट है 68 पर $, मतलब एक $100 को देंगे तो $1 का 68 मिलेगा। थ्रू अकबर ट्रैवल अ मनी एक्सचेंजर, RBI का रेफरेंस रेट फॉर बाइंग एंड सेलिंग वॉज ₹67। भाई हम अगर अतुल हैं और हमने डॉलर दिया, तो हमने डॉलर दिया और बैंक ने डॉलर लिया। तो जब बैंक ने डॉलर लिया तो फिर डॉलर उसको मिला। अगर डॉलर कोई कमोडिटी होती, अगर डॉलर कोई सामान होता, तो आप समझिए बैंक ने डॉलर खरीदा, तो बैंक के लिए बाइंग रेट है 67, जबकि हमने एक्सचेंज करा 68 में। RBI रेफरेंस रेट फॉर बाइंग एंड सेलिंग वॉज ₹67। तो ये बाय का रेट है और ये सेल का रेट है। अगर बैंक खरीदेगा तो 67 पर, लेकिन हमसे खरीदा उसने 68 में। हालत देखो आप। इरफान ट्रैवल रजिस्टर्ड अंडर GST एंड लोकेटेड एट चेन्नई। अच्छा, वो नाम गलत छपा है, या तो दोनों जगह अकबर ट्रैवल होगा या दोनों जगह इरफान ट्रैवल होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर रूल 32(2)A। ये देख रहे हैं आप, यहां क्लियरली लिखा है कि रूल 32(2)A के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड GST निकालना है, जबकि एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट इज अवेलेबल। ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि एड्रेस अवेलेबल है तो अलग वैल्यू निकलेगी और एड्रेस नहीं है तो अलग वैल्यू निकलेगी। ऐसा कोई क्वेश्चन थोड़ी है। हमने रूल पढ़े, हमने ये कहां देखा कि साहब वो एड्रेस अवेलेबल है कि एड्रेस अवेलेबल नहीं है। क्लियर है ना? देखो, तो बस क्वेश्चन शुरू करते हैं।
थोड़ी रूल लाइंस जोड़ लूं। हाँ जी, अब बताइए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 57, राइट। मैं जरा क्वेश्चन एक मिनट खोल लूं। क्वेश्चन नंबर 57, आप भी अपने पास क्वेश्चन ओपन कर लीजिए। कैलकुलेशन बहुत छोटी है, बस फ्लो समझना है आपको। हाँ जी, अब क्वेश्चन में आपको याद होगा कि रेफरेंस रेट अवेलेबल थी, राइट। रेफरेंस रेट क्या थी? अवेलेबल। पक्का ना? रेफरेंस रेट अवेलेबल थी। तो और जब रेफरेंस रेट अवेलेबल थी तो आरबीआई के रेफरेंस रेट को एक्चुअल रेट से माइनस करना है। आप मुझे ये बताओ कि हम डॉलर को लेकर बैंक के पास गए, हमने डॉलर एक्सचेंज करा, तो हम क्या कर रहे हैं? सेल, है ना। देखिए, व्हेन आरबीआई रेफरेंस रेट इज अवेलेबल, जब आरबीआई की रेफरेंस रेट अवेलेबल हो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है? एक परचेज के केस में और एक सेल के केस में। हम क्या करने गए? सेल। तो सेल रेट माइनस आरबीआई रेफरेंस रेट इनटू यूनिट्स, राइट। सेल रेट क्वेश्चन में गिवन है, हमने एक्चुअल में एक्सचेंज कितने में करा? 68 में। और आरबीआई की रेफरेंस रेट गिवन है 67, और हमने कितने डॉलर एक्सचेंज करे बताइए? हमने $100 एक्सचेंज करे। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गई 100 रुपए की। 100 रुपए पर जीएसटी लगेगा। ध्यान से देख लीजिए, हम $100 एक्सचेंज कराने गए, $100 एक्सचेंज करा के हमें 100 रुपीज मिले होंगे। तो 100 रुपीज पर जीएसटी नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो तो मनी के बदले मनी मिली। आप नोट खुलाने जाइए तो सेल थोड़ी हो गई। 2000 रुपए का नोट आप खुलाने जाइए किसी के पास, और शॉपकीपर आपसे बोले 5 रुपए काट के दूंगा, मंजूर है? आपने बोला हाँ भाई 5 रुपए काट के दे दे, तो उस दुकानदार का टर्नओवर तो 5 ही रुपए हुआ ना भाई। $100 के बदले 68 मिले हमें, 68 पर डॉलर। तो भले ही हमें 6800 मिले होंगे, लेकिन उसमें कमीशन की वैल्यू जो भी रही होगी वो इस फॉर्मूले के हिसाब से 100 रुपए है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई है 100 रुपए, और जीएसटी कितना निकलेगा? जीएसटी ऑन ₹100। क्वेश्चन में ये पता लगाइए कि अतुल चेन्नई में है और इरफान ट्रैवल कहां पर है? वो भी चेन्नई में है। तो जब सेलर और बायर दोनों चेन्नई में है तो फिर क्या लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ₹9। आई होप यू आर क्लियर ऑन दिस, राइट। क्वेश्चन इतना सा था बस। अब आपको सुनकर हैरानी हो तो होती रहे, मैं क्या करूं। क्वेश्चन यही है। देखिए, एक हिस्सा और है सवाल का, एक हिस्सा और है सवाल का, वो देखिए। हाउ मच जीएसटी इज लायबल टू पे इफ आरबीआई रेफरेंस रेट इज नॉट अवेलेबल। अगर आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं होती तो क्या होता है? तो आइए दूसरी हेडिंग डालते हैं इसी क्वेश्चन में। When RBI reference rate is not available, जब आरबीआई की रेफरेंस रेट अवेलेबल ना हो, अगर आरबीआई की रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं होगी तो भाई ये तो हो नहीं सकता सेल रेट माइनस आरबीआई रेफरेंस रेट, या आरबीआई रेफरेंस रेट माइनस सेल रेट। तो जब आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं होती तो क्या करते हैं? 1% ऑफ इक्विवेलेंट इंडियन रुपीस। जितने भी डॉलर हम चेंज कराने गए उसका 1%।
भाई आप बताइए हम कितने डॉलर कन्वर्ट कराने गए थे? हमने कन्वर्ट कराया $100, राइट। और $1 के बदले कितने रुपए मिले? ₹68। 100 US डॉलर इंटू ₹68, 1% ऑफ 6800, ₹68 के ऊपर जीएसटी लगेगा। अब आप देख लीजिए पिछले हिस्से में ₹100 पे जीएसटी लग रहा था, ये वाला जो केस है वो तो और मजेदार है, इसमें तो कम अमाउंट पर जीएसटी लग रहा है। जीएसटी है 68 इंटू 9%, ये सीजीएसटी है और ये एसजीएसटी है। 68 इंटू 9%, 6.12, 6.12। ये 6.12, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये दूसरे पार्ट का आंसर था। देखिए हर सवाल या हर टॉपिक देखने से लगता है कि पता नहीं क्या होगा इसमें। भाई जब जैसे ही आपके सामने सवाल में आपको फॉरेन एक्सचेंज शब्द दिखे, सबसे पहले उठाकर ये फार्मूले लगा देना, ये ढूंढना पहले कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 हो गया भाई। अब 54 पर आइए, 54 पर आते हैं अब। हाँ जी, बहुत आसान हो जाएगा अगर आप प्रश्न ध्यान से पढ़ें। मिस्टर रंजन एक मनी चेंजर हैं, उन्होंने $10,000 एक्सचेंज करे इंडियन रुपीस में 64 रुपीस पर US डॉलर। जैसे अभी क्वेश्चन करा था तो उसमें $100 चेंज करे थे, यहां $100 नहीं चेंज कर रहे हैं हम, $10,000 चेंज कर रहे हैं और $1 के बदले ₹64 मिल रहे। मिस्टर रंजन वॉन्ट्स टू वैल्यू सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद रूल 32(2)(b) ऑफ सीजीएसटी रूल, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ सप्लाई। सिर्फ वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है, जीएसटी नहीं निकालना। हमें वो वैल्यू बतानी है जिस पर जीएसटी निकलेगा और हमें पता है कि 32(2)(b) निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 मिस्टर रंजन जी वाला जो क्वेश्चन है उस पर आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 54, वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर रूल 32(2)(b। थर्टी टू बी का फॉर्मूला याद है आपको? एज पर दिस रूल, इस रूल के मुताबिक वो पूरा का पूरा स्लैब आप एग्जाम में लिख के दिखाएंगे, इसलिए मैं दोबारा आपको लिख के दिखा रहा हूं। कन्वर्जन वैल्यू और वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर आपने अप टू ₹1,00,000 तक कन्वर्ट करा है तो 1% ऑफ फॉरेन करेंसी और ₹250 विच एवर इज हायर, इस पर जीएसटी लगेगा, राइट। अगर बियॉन्ड ₹1,00,000 एंड अप टू ₹10,00,000, अगर 10 लाख रुपए तक अगर एक्सचेंज हो रहा है तो क्या होगा? 1,000 प्लस 0.5%, 0.5% ऑफ फॉरेन करेंसी अबव 1,00,000, राइट। और तीसरा है बियॉन्ड
10 लाख। ये स्लैब इसलिए दोबारा भी लिखना जरूरी है कि जब दोबारा लिखेंगे तो इस बहाने रिविजुअलाइज हो जाएगा कि आपने थ्योरी लिखते टाइम ये सब लिखा था। बियॉन्ड ₹10 लाख ये होगा 5500 रुपीज प्लस 0.1% ऑफ फॉरेन करेंसी बियॉन्ड ₹10 लाख और ₹60,000 विच एवर इज लोअर। राइट दोस्तों, विच एवर इज लोअर। अब ये जो आपने लिखा इसके हिसाब से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, यहां तक बात समझ आई आपको? अब आप बताइए इस क्वेश्चन में, ये जो रंजन वाला क्वेश्चन था, इसमें कितने डॉलर हम एक्सचेंज कर रहे हैं? $10,000। तो इसका मतलब जो पहली कैटेगरी है वही अप्लाई हो रही है, ये वाली कैटेगरी अप्लाई हो रही है। इस वाली कैटेगरी के मुताबिक क्या रूल है? 1% ऑफ फॉरेन करेंसी और ₹250 विच एवर इज हायर। आंसर जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। फॉरेन करेंसी हमने कितनी एक्सचेंज करी? $10,000 10,000। इसको अगर हम INR में कन्वर्ट करते हैं तो कितना बना? 10,000 इंटू 64 रुपीज, 6,40,000 रुपए, 6,40,000 रुपीज। कन्वर्ट करके देखा तो फिर ये पहले में नहीं दूसरे में आएगा। ध्यान से देखिए कि जो हमें स्लैब चेक करना है वो डॉलर की वैल्यू से नहीं, रुपये की वैल्यू से चेक करना है। रुपये की वैल्यू हमारी आई 6,40,000 रुपए और 6,40,000 रुपए दूसरे स्लैब में फॉल कर रहा है। तो दूसरे स्लैब का ये देखिए आप वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है? 1,000 रुपए प्लस 0.5% ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज अबव ₹1 लाख। तो VOS क्या होगी? ₹1,000 प्लस 0.5% ऑफ अबव ₹1 लाख ऑफ 6,40,000 माइनस 1 लाख, मतलब ये हुआ 5,40,000 का 0.5% प्लस 1,000 रुपए, 3,700। ये 3,700 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। 3,700 जीएसटी की वैल्यू नहीं है, 3,700 रुपीज के ऊपर जीएसटी लगेगा। हम हमारी सरकार के नियम के मुताबिक ये मान रहे हैं कि 3,700 रुपए, ये जो 3,700 रुपीज है, दिस विल बी द वैल्यू ऑन विच जीएसटी विल बी कैलकुलेटेड। करेक्ट? चलो, क्वेश्चन नंबर आपका 54 हो गया। अब नाउ वी आर लेफ्ट विद जस्ट वन क्वेश्चन। व्हाट वाज दैट? क्वेश्चन नंबर 43। वैसे आपको ईमानदारी से बताऊं, क्वेश्चन नंबर 43 ना इस टॉपिक का है नहीं। फॉरेन एक्सचेंज की कई रेट अगर गिवन हो तो कौन सा रेट लेना चाहिए उसके ऊपर है वो क्वेश्चन। एनीवेज मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 43। थोड़ा सा अगर आपने कस्टम पढ़ रखा होगा ना तो वो क्वेश्चन देखकर आप कहोगे ये क्वेश्चन जीएसटी का थोड़ी है, ये क्वेश्चन तो कस्टम का है ना। देखिए, कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी आपको। कंप्यूट द ड्यूटी पेबल, राइट, ड्यूटी पेबल अंडर कस्टम एक्ट 1962 फॉर इंपोर्टेड इक्विपमेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। हमने जो सामान विदेश से मंगाया, क्वेश्चन कस्टम का है लेकिन जीएसटी में इसलिए लिखा है कि आपको थोड़ा पता रहे। फॉरेन एक्सचेंज का एक क्वेश्चन है, जीएसटी में अगर आप इसे क्वेश्चन को स्किप भी करोगे ना तो भी काम चलेगा, क्योंकि कस्टम में तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं। असेसेबल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड इक्विपमेंट, हमने विदेश से जो सामान मंगाया उसकी वैल्यू है $10,100। $10,100 इज द वैल्यू ऑफ विच वी हैव इंपोर्टेड द गुड्स। मतलब जो भी टैक्स लगना है वो इस पैसे पर लगना है। डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री 25 अक्टूबर को बिल ऑफ एंट्री क्या कागज होता है दोस्तों, अभी ये नहीं डिस्कस कर सकते, आपको कस्टम में ही समझ आएगा। ये
बिल ऑफ एंट्री कोई कागज होता है, उसकी डेट है 25 अक्टूबर और उस दिन फॉरेन एक्सचेंज का रेट है 65 रुपीज। डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड क्या होता होगा कुछ, 1 नवंबर को डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड हुआ और उस दिन फॉरेन एक्सचेंज का रेट है 60 रुपए। तो आपको ड्यूटी नहीं कैलकुलेट करनी है, आपको फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू, आपको बताना है कितने रुपए पर जीएसटी लगेगा, कितने रुपए पर कस्टम ड्यूटी लगेगी, कितने रुपए पर टैक्स लगेगा इंपोर्ट पर। भाई डॉलर में अगर हम देखें तो हमें पता है $10,100 पे टैक्स लगेगा, लेकिन पहले डॉलर रुपी में कन्वर्ट होगा ना। तो बस हमारा क्वेश्चन इतना है कि जब दो रेट गिवन हो कि 25 अक्टूबर को तो रेट है 65 और 1 नवंबर को रेट है 60, तो ये कसम खा लीजिए, बिल्कुल अपने दिल में बसा लीजिए ये बात कि जो डेट बिल ऑफ एंट्री वाले दिन होता है वो लेना है, जो भी रेट बिल ऑफ एंट्री वाला दिन है वो लेना है। बिल ऑफ एंट्री वाले दिन कौन सा है, 65। तो आप देखो 65, यहां पर देखिए आप क्या लिखा है, एक्सचेंज रेट एज ऑन डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री इज रेलेवेंट एज पर सेक्शन 14 ऑफ कस्टम एक्ट। ये कस्टम में अच्छे से समझ आएगा आपको, यहां पर आप स्किप कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज का पूरा ट्रांजैक्शन और उसके रूल, उसके क्वेश्चन पूरे हो गए दोस्तों, राइट। अब आगे चलकर अगली कैटेगरी पढ़ते हैं, ठीक है।